हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं प्रेजेंट में लेक्चरर के तौर पे कार्यरत हूँ इन बिहार थ्रू द बीपीएससी। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा के बारे में, जो कि हम बेसिकली टारगेट करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के बारे में। और इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि पिछले साल जो 2018 में जो पेपर आए हुए थे उसके टॉपिक वाइज हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, हम उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे हम उन क्वेश्चन के टॉपिक्स को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें हम डीबीएमएस और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, उसका आज हम प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Welcome to Doopy Loopy World. तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें डीबीएमएस और साइबर सिक्योरिटी से, कि पहला क्वेश्चन ये है कि मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन बैकग्राउंड टू समवन एल्स। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपको पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मालवेयर है, एक स्पाईवेयर है और एक एडवेयर है। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो पहले हम मालवेयर देखते हैं। मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर बेसिकली मैलिशियस कोड होते हैं। क्या होते हैं? मैलिशियस कोड ऑब्लिक प्रोग्राम आप कह सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर को किसी न किसी तरीके से हार्म करते हैं। इसके में आ जाएंगे वायरस आपके आते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर भी इसी के अंदर आ जाएंगे, स्पाईवेयर भी इसी के अंदर आएंगे, वॉर्म भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मालवेयर है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करते हैं? स्पाई मतलब होता है, इसके नाम में अगर आप देखेंगे स्पाई, स्पाई मतलब जासूसी करना। अब इस जासूसी कैसे करते हैं ये लोग? अब जैसे मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है, इसने एक स्पाईवेयर बनाया और ईमेल के ज़रिए या फिर एसडी कार्ड या पेन ड्राइव के माध्यम से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा दिया। अब ये स्पाईवेयर करता क्या है? आपके कंप्यूटर में बैठकर ये मॉनिटरिंग करता रहता है। जो भी आप इंटरनेट पे कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो आपके कार्य को देखता रहता है। अब वो इम्पोर्टेंट क्या होती है, जैसे कि की स्ट्रोक। की स्ट्रोक मतलब होता है कि कौन सी कीबोर्ड की आप बटन दबा रहे हैं, इसको मॉनिटर करता है। या फिर हो सकता है आपके एटीएम का पासवर्ड हो, एटीएम नंबर हो। ठीक है, पासवर्ड हो गया, एटीएम नंबर हो गया, ये चीज़ों को वो देखता रहता है। ठीक है, और जो भी इसको बनाया है उसको वो भेजता रहता है। यानी आप अपने स्क्रीन पे जो भी कार्य कर रहे होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करके वो अपने मालिक यानी जो जहाँ से आया है उनको भेजता है। और इसमें यूज़र का कोई भी कंसेंट नहीं रहता है। इट मीन्स कि अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है और आपको आपके नॉलेज में नहीं रहता कि मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है। तो ये जो कार्य होता है मॉनिटरिंग करने का, वो किसका होता है? स्पाईवेयर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? स्पाईवेयर। ओके, इसमें था एडवेयर। ये एडवेयर क्या होते हैं? एडवेयर बेसिकली अनवांटेड एडवर्टीजमेंट होते हैं। अनवांटेड एडवर्टीजमेंट होते हैं। ये क्या करते रहते हैं? हमारे कंप्यूटर पे बिना यूज़ के, बिना किसी हम जो नहीं चाहते वो भी आते रहते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं और हमारे इन्फॉर्मेशन को ये जो है लीक करने लगते हैं। ठीक है, बेसिकली ये तरीके से अनवांटेड है, इरिटेशन क्रिएट कर देते हैं मेरे अंदर। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है अ पोर्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस क्रिएट ए जनरली कॉल्ड रैंडम इंक्रिप्शन की टू इनक्रिप्ट द रिमाइंडर ऑफ द वायरस। अब ये पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होते हैं, पहले इनके बारे में समझिए। ये देखिए, ये हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये वायरस जो होते हैं ये बेसिकली वायरस वो वायरस होते हैं। पॉली का मतलब ये हम समझिए अनेक, अनेक। मॉर्फिक का मतलब होता है रूप। ये ऐसे वायरस होते हैं जो होता तो एक ही है, लेकिन समय समय पे ये अपने कोड को यानी अपने रूप को बदलते रहते हैं। अभी मान लीजिए कि 1 घंटे के बाद इनका कुछ और कोड होगा, फिर दूसरे घंटे के बाद इनकी बॉडी ऑफ कोड कुछ और हो जाएगा।
बेसिकली ये समय समय पे अपने आप को बदलते रहते हैं, लेकिन इनका मेन जो होता है, मेन फंक्शन, मेन जो इनका कार्य होता है, मेन जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, मेन फंक्शनैलिटी कोई चेंज नहीं होती है, बट इनकी जो आउटर जो कवरेज होती है, जो जिसको एंटीवायरस डिटेक्ट करता है, वो पहचान नहीं पाता है कि ये कौन सा वायरस है, क्योंकि ये अपना रूप बदलते रहते हैं। और इन सब में मदद इनका कौन करता है? पॉलीमॉर्फिक इंजन। कौन करता है? पॉलीमॉर्फिक इंजन। ये क्या करता है? एक रैंडम इंक्रिप्शन की क्रिएट करता है, ठीक है, रैंडम इंक्रिप्शन की, जो कि इस वायरस के बॉडी ऑफ कोड को चेंज करने में मदद करता है। यानी वायरस होता वही है, फिर वो अपना रूप बदल लेता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये हमारा जो वर्तमान में जो आप एंटीवायरस डाले होते हैं, उसकी डिफिनीशन कुछ पहले से बनी हुई है कि ये फाइल टाइप के वायरस होते हैं, बट ये वायरस अपना रूप बदल लेता है, जिसकी वजह से एंटीवायरस को भी इसको पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है, कर ही नहीं पाता है। समझ में आया? तो ये पॉलीमॉर्फिक इंजन ही है जो पॉलीमॉर्फिक वायरस को प्रमोट करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, इफ़ ए फंक्शन डज नॉट मॉडिफाई द डेटाबेस द प्योरिटी लेवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो प्योरिटी लेवल को समझते हैं। हमारे पूरे डेटाबेस में 4 तरीके के प्योरिटी लेवल की बात की गई है। एक आती है RNDS, RNPS, और एक होती है WNDS, और एक होती है WNPS। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पे आप समझिए, R का मतलब होता है रीड, N का मतलब होता है नो, D का मतलब होता है डेटाबेस, और S का मतलब होता है स्टेट, और एक बच गया P, तो P का मतलब होता है पैकेज। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका डेटाबेस जो है नॉट मॉडिफाइड। अब यहाँ मॉडिफाइड का मतलब क्या है? मॉडिफाई में जो है 3 तरीके के ऑपरेशन आते हैं। एक आता है इंसर्शन, दूसरा आता है डिलीट, एक तीसरा आता है हमारा अपडेट। ये 3 प्रोसेस मॉडिफाई में आते हैं, और एक प्रोसेस जो होता है, मान लीजिए जिसको राइट, ये तो राइट ऑपरेशन में आ गया। रीड में क्या होता है? रीड में आने वाले में क्या आते हैं? रीड में आता है सिलेक्शन। अगर आप SQL की क्वेरी पढ़े होंगे तो उसमें हम सेलेक्ट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें रीड है। तो बात हो रही है मॉडिफाई की, यानी एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये राइट से रिलेटेड है। तो एक W वाला होगा। डेटाबेस की बात कह रहा है तो डेटाबेस होगा, यानी हमारा जो है WNDS आंसर होगा, यानी राइट नो डेटा स्टेट। यानी हमारा आंसर क्या होगा? राइट नो डेटा स्टेट, ये डेटाबेस स्टेट, यानी WNDS आंसर आपका होगा, ठीक है। आप बस प्योरिटी लेवल को समझिए और उसके फुल फॉर्म को समझिए, काफ़ी इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल इंश्योर्स बोथ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, ठीक है। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि 1 by 1, ठीक है। और डेडलॉक मतलब क्या होता है कि सारे ऑपरेशन जो है स्टॉप हो गए हैं, कोई वर्किंग में कोई ट्रांजैक्शन वर्क नहीं कर रहा है। अब आते हैं फ्रीज हो गए हैं। अब डेडलॉक का मतलब आप समझ सकते हैं, फ्रीज होना, ठीक है। अब कॉन्करेंसी क्या होती है? जब भी मोर देन 1 ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट ए टाइम, इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, हमें 2 तरीके के प्रोटोकॉल की बात की गई है। 2 फेज लॉकिंग। अब इस 2 फेज लॉकिंग में आप समझिए, सॉरी, 2 फेज लॉकिंग में होता है एक शेयर्ड लॉक होता है, और एक होती है हमारे एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें केवल इसमें
रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं, रीड एंड राइट। इसमें शेयर्ड में क्या होता है, केवल और केवल रीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन इसको होल्ड कर सकता है। इसकी बात करें तो ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन होल्ड कर सकता है, और इसको केवल एक ही वन ट्रांजेक्शन होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव लॉक की तो बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारी किसकी, शेयर्ड लॉक की। तो शेयर्ड लॉक में हमारा मल्टीपल जो है आप वो ले सकते हैं, मल्टीपल लॉक जो है एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक शेयर्ड लॉक पे मल्टीपल लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टू फेज लॉकिंग होती है वो केवल और केवल जो है सीरियलाइजेबिलिटी को जो है क्या करती है, इंश्योर करती है, सीरियलाइजेबिलिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब आते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। इसमें क्या होता है, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में एक निश्चित समय एक ट्रांजेक्शन के लिए दिया जाता है, उसी समय में उस ट्रांजेक्शन को पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये सीरियलाइजेबिलिटी के साथ साथ डेडलॉक को भी हैंडल करता है। अगर कोई भी प्रोसेस अगर टाइम स्टैम्प यानी गिवन टाइम में पूरा नहीं हो पाता है तो उसको क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है, या अवॉर्ड कर सकता है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन के लिए टाइम दिया गया है तो उसको उसी समय में पूरा करना होता है। तो इससे हमें सीरियलाइजेबिलिटी भी कंट्रोल हो जाती है और डेडलॉक भी कंट्रोल होते हैं। यानी इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2, यानी आपका बी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिलेशंस आर क्रिएटेड यूजिंग डैश टेक्निक टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एनॉमलीज। ये मॉडिफिकेशन एनॉमलीज क्या होती हैं, वही आती हैं, एक आता है इंसर्शन, दूसरा होता है डिलीशन और तीसरा है अपडेट। ये मॉडिफिकेशन एनॉमलीज में आएंगी। तो कह रहा है कि अगर कोई भी डेटाबेस में अगर मॉडिफिकेशन एनॉमलीज होगी, यानी डेटाबेस, आपको पता होगा कि डेटाबेस में क्या होती हैं, टेबल्स होती हैं, ठीक है। अगर वो डेटाबेस वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेंगी तो उसमें हम जब भी कोई इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन का कार्य करेंगे तो डेटा इनकॉन्सिस्टेंट मिल सकता है, या डेटा में जो है प्रॉपर इंटीग्रिटी बनी नहीं रहती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन हम लोग करते हैं, ताकि हम, इसमें होता क्या है, एक बड़ी टेबल को 2 या 2 से अधिक टेबलों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा रिलेशन बिल्कुल 2 टेबलों के बीच में क्या होती है, एक वेल मैनर्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, जिससे हमें एनॉमलीज जो भी दिक्कतें आती हैं वो क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे तो ये नॉर्मलाइजेशन को ही नॉर्मल फॉर्म बोला गया है। और ये नॉर्मल फॉर्म क्या होते हैं, 1NF, 2NF, 3NF और इसी के भी एक आता है BCNF, फिर आता है 4NF और लास्ट में होता है 5NF। इतना NF नॉर्मलाइजेशन होता है। आप इसका चाहें तो हम एक वीडियो बना देंगे अलग से, उसके लिए आप कमेंट करिएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, कहीं ना कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस नॉर्मलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप उस वो कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आप जो है बता सकते हैं कि कौन से नॉर्मलाइजेशन में ये डेटाबेस, ये मतलब टेबल है। अब अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगले जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये बेसिकली क्या करती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है, कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट बिटवीन टेबल्स। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है 2 या 2 से अधिक टेबलों में क्या करती है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। इसमें हेल्प कौन करता है, फॉरेन की, ठीक है। अब डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली क्या होती है, डेटा कंसिस्टेंसी की बात करती है, डेटा कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी की बात करती है। ठीक है, अब आ रही बात फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी मदद करती है किसमें, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म करने के लिए। जब भी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी हेल्प करती है। ओके, तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बता देते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है, नॉर्मल फॉर्म। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, 6 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। हमें पता है कि बहुत सारे डेटा मॉडल बने हुए हैं। एक है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इसमें क्या होता है, हमारी जो टेबल होती हैं, हमारी जो डेटा होती है, हम जो डेटा होती है उसको टेबल के फॉर्म में रखते हैं। टेबल में क्या होती है, 2 चीज़ें होती है, एक होती है रोज़, दूसरी होती है कॉलम्स। ठीक है, तो हम अपने डेटा को जो है टेबल के फॉर्म में रखते हैं। तो ये तो राइट एक ऑप्शन ये सही है। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है, ये जिसमें जो डेटा हम रखते हैं किसके फॉर्म में रखते हैं, ट्री के फॉर्म में रखते हैं। आप देखे होंगे एक यहाँ पर रूट नोड होता है, फिर ये बाय इसके चाइल्ड होते हैं। तो हम डेटा को हम ऐसे ऑर्गेनाइज ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। और तो यानी ये भी ऑप्शन सही है। एक होता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस को जो है ग्राफ के थ्रू जो है रखते हैं, यानी एक ऐसे बना देते हैं। हमारा एक मॉडल होता है, नेटवर्क कंप्यूटर जुड़े होते हैं और हम जो है इस तरीके से अपने डेटाबेस को रखते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क मॉडल हो गया। ये सारे डेटाबेस को कैसे स्टोर किया जाता है ये बताते हैं। लेकिन ER मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल होती है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल है ये। इसमें क्या बताती है ये कि लॉजिकल डेटाबेस, ये डेटाबेस डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। ध्यान रखिएगा, ये डेटाबेस डिज़ाइन करने में हेल्प करती है। कौन, ER मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये कभी नहीं बताती है कि हम जो है डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। ये बताता है कि डेटा को कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। अब बाकी जो 3 थे वो ये बता रहे थे कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा। तो हमारा राइट यहाँ पे गलत जो होगा हमारा ER मॉडल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए ट्रांजेक्शन A होल्ड्स ए शेयर्ड लॉक R and if a transaction B also request for a shared lock on R, it will। अभी मैंने बोला है कि शेयर्ड लॉक, ये 2 फेज लॉकिंग का क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछ दिया है। इसमें हमने बोला था कि शेयर्ड लॉक जब भी होता है ये क्या होता है, केवल रीड के लिए होता है। और इसमें क्या होती है, मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल्स लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लॉक्स हो सकते हैं। यानी इसमें अभी साफ समझ में आ रहा है कि इसको जैसे ही कोई एक रिसोर्स किसी शेयर लॉक पे रिक्वेस्ट करेगा तो उसको इमीडिएटली क्या हो जाएगी, ग्रांट हो जाएगी। समझ में आया। अगर एक्सक्लूसिव लॉक होता तो हमारा B ऑप्शन होता, B ग्रांटेड एज सुन एज इट इज़ रिलीज बाई A। तो एक्सक्लूसिव लॉक पे तभी होता है जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और जब दोनों तरफ से सिचुएशन एक्सक्लूसिव रिसोर्स की बात आएगी तो हमारा डेडलॉक क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव रिसोर्स के ही केस में डेडलॉक होता है। ठीक है, शेयर्ड लॉक में कोई नहीं होता है। मैंने भी पहले बताया कि एक्सक्लूसिव लॉक में रीड भी होता है एंड राइट भी होता है, लेकिन शेयर्ड लॉक में केवल और केवल रीड होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मल्टीपल लॉक होता है, तो जैसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तुरंत उसको क्या हो जाएगा, ये ग्रांट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके, 8 क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ए डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग। ऑब्वियस बात है, जब कभी भी अब डेटा मॉडल, हम कोई भी डेटा मॉडल बनाते हैं उसमें हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है। डेटा यानी ये फैक्ट्स के बारे में बात करती है या इंफॉर्मेशन के बारे में बात करती है। इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप, डेटा रिलेशनशिप, ऑब्वियसली हाउ टेबल्स कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, सिमेंटिक, मीनिंग ऑफ डेटा एंड डेटा कंसिस्टेंसी की बात आ रही है कि डेटा इंटीग्रिटी है कि नहीं। ये डेटा इंटीग्रिटी की बात करती है, इंटीग्रिटी।
यानी हम जब कभी भी डेटाबेस मॉडल डिज़ाइन करेंगे तो हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, यानी हमारा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, राइट आंसर। डेटा, डेटा रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स एंड डेटा कंसिस्टेंसी। ओके, नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑपरेशन रिमूव्स कॉमन टपल्स फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन। देखिए, पहली चीज़ हमें एसोसिएटिव समझना पड़ेगा। एसोसिएटिव क्या होती है, कम्यूटेटिव क्या होती है। तो हम देख लीजिए कम्यूटेटिव रिलेशन किसको बोलते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। कम्यूटेटिव कहते हैं, मान लीजिए a माइनस बी है तो इसको क्या है, b माइनस ए भी सेम आंसर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कम्यूटेटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब एसोसिएटिव की बात कर लें तो अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव क्या कहती है कि अगर a माइनस बी है c तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, a माइनस बी माइनस सी भी आंसर होना चाहिए। अब एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो कम्यूटेटिव होगा, अगर ये फॉलो होता है तो एसोसिएटिव होगा। तो एग्जांपल में देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक रिलेशन है, इसमें 1 2 3 तीन टपल हैं और बी जो है इसमें कौन से टपल हैं, 3 2 1 4। इसको हम सीक्वेंस में ले लेते हैं ताकि हमें इजी रहेगा पहचानने के लिए। हमने ले लिया 1 2 3 4। अब हम a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी हमारा क्या आंसर आएगा, a माइनस बी में हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 और 3 हट जाएगा, 2 और 3 हट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा। लेकिन अब वहीं पे करेंगे b माइनस ए तो हमें क्या आंसर मिलेगा, इसमें मिलेगा हमको जो है 4 मिलेगा। तो क्या ऐसा कम्यूटेटिव है, नहीं। तो इसका मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव है। क्या है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। डिफरेंस वाला जो भी होता है वो क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो हम a की वैल्यू क्या ले लेते हैं, a की वैल्यू हमने ले लिया 1 2 3। ठीक है, फिर हमने b का ले लिया, वही कॉमन ले लेते हैं जो मैंने लिया था 2 3 4। और c में ले लिया हमने 3 4 5। ठीक है, अब चलिए, अब हमें पहले कंडीशन को चेक करते हैं। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी जो हमारा आंसर होगा, a माइनस बी, इसमें क्या आएगा, इसमें से ये जो है 2 3 कॉमन है और 2 3 कॉमन है। तो क्या मिलेगा हमको, जो है 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इसमें से हम c माइनस करेंगे, c माइनस करेंगे तो c में ऐसा कोई 1 नहीं है, इसका मतलब कि हमारा आंसर 1 मिलेगा। अब आते हैं हम इस वाले प्रोसेस में। तो पहले हम b में से c को माइनस करेंगे। तो b माइनस c करके देखते हैं। तो b में क्या लिखा हुआ है, 2 3 4, इसमें लिखा है 2 3 4। तो यहाँ से हमें जो है केवल क्या मिलेगा, माइनस कर देंगे तो हमको 4 मिलेगा। ठीक है, क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। उसमें से a में से 4 माइनस करेंगे। a हमारा कितना है, 1 2 3 है। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हमें फिर 1 2 3 मिल जाएगा। हमें पहले केस में क्या मिला था, 1 मिला था, और दूसरे केस में क्या मिला, 1 2 3। इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि ये नॉन कम्यूटेटिव भी, नॉन एसोसिएटिव भी है। क्या है, नॉन एसोसिएटिव भी है। इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, नॉन कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंस के लिए कभी भी कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये इसे रिलेशन में भी होता है कॉमन टपल के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टफ भी होता है, ये बहुत रेयर बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, आते हैं 10वां क्वेश्चन में। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझिए तो ये बोनस क्वेश्चन होता है। ठीक है, हमें डेटाबेस को प्रोटेक्शन करने की क्यों ज़रूरत है भाई, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन यानी डेटा लॉस को बचाना है। ठीक है, डिलीशन को बचाना है,
यानी जो भी होता है हमें डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, डिलीशन नहीं होना चाहिए, तो इसको डिस्ट्रक्शन, तो हमें इससे बचाना चाहिए। डेटा अल्ट्रेशन यानी मॉडिफिकेशन अनऑथराइज्ड। अल्ट्रेशन का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड डिलीशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो हमें इसके लिए भी रेडी होना पड़ता है। और डेटा रिलीज यानी डेटा ब्रीच की बात कही जा रही है, डेटा ब्रीच की बात कह रही है, तो हमें डेटा ब्रीच भी नहीं करना है। तो हमें जो है इसमें हर एक पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सलामी अटैक, सलामी अटैक का मतलब समझिए ये किससे रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है मान लीजिए SBI का ये एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 1 लाख यूजर का अकाउंट है। अब इसमें होता क्या है कि जो हैकर्स होते हैं वो इसमें से हर अकाउंट में से 1 रुपया या हो सकता है 50 पैसे ही हर अकाउंट से क्या कर रहे हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है ये अमाउंट जो है अननोटिसेबल होती है, ये नॉट नोटिसेबल होती है, ठीक है, नॉट नोटिसेबल होती है। आपको ग्राहकों को पता ही नहीं चलता कि मेरा पैसा कटा भी है कि नहीं कटा है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या होती है, एक बड़ा अमाउंट बन जाती है। तो सलामी अटैक बेसिकली यही इसी अटैक को बोलते हैं कि नॉट नोटिसेबल हैकिंग या पैसे को चुराना ही सलामी अटैक के नाम से जानता है। तो पैसे की जब भी बात आती है तो किस में चला जाता है, फाइनेंशियल क्राइम में चला जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। बस सलामी अटैक का मतलब समझिए होता क्या है, ओके। व्हाट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मल्टी पार्टाइट वायरस। मल्टी मिस होता है अनेक, पार्टाइट मतलब पार्ट होता है। ऐसे वायरस जो कंप्यूटर के मल्टी पार्ट में होते हैं, जैसे एक रैम में भी हो सकता है, रोम में भी जा सकता है, हार्ड डिस्क में भी जा सकता है। तो ऐसे वायरस आपके प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर को के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क में काम कर सकता है, रोम आपका ख़राब कर सकता है, रैम आपका ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे वायरस को बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। अब बूट में क्या होता है कि जो जहाँ से कंप्यूटर आपका पहले टाइम स्टार्ट होती है, जहाँ से OS लोड होता है, उस चीज़ को भी क्या कर देते हैं ये लोग, ख़राब कर देते हैं। यानी हाइब्रिड ऑफ प्रोग्राम वायरस एंड बूट सेक्टर वायरस, ये मल्टी पार्टाइट होती है। यानी आपके प्रोग्राम को तो इन्फेक्ट करते हैं, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है उसको भी ख़राब करते हैं। जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको भी वो लोग इन्फेक्ट करते हैं। और आपके बूट सेक्टर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ लोड होता है उसको भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। बस इतना समझिए। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है, द मेन पर्पज़ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही इजी सवाल है, ऐसे सवाल आपको गलत नहीं करने। अगर ऐसे सवाल गलत हो जाएंगे इसका मतलब कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें बात आ रही है कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या करता है। तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली आपके पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए कहा जाता है। आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 ये राइट टू प्रोटेक्शन, आपका राइट टू डेटा प्रोटेक्शन या राइट टू प्राइवेसी का जो है आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ये प्रोवाइड करता है। और ये भारत में जो है 2017 में जो है आपको लागू किया गया है, ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आपकी क्या करती है, पर्सनल डेटा को सिक्योर करने में मदद करती है। अब आते हैं डेटा प्रोटेक्शन, ये नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में व्हाट इज़ डेटा, सॉरी 2 बार आ चुका है यहाँ पे मिसप्रिंट है। व्हाट इज़ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। तो अब यहाँ पे पहले समझिए इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन बेसिकली, इंक्रिप्शन 3 तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है सिमेट्रिक, एक होती है नॉन सिमेट्रिक, और एक होती है हैशिंग। ये उसी का पार्ट है, बेसिकली हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है कि पब्लिक की प्राइवेट की दोनों एक ही होती है, यानी इंक्रिप्शन के लिए भी
और डिक्रिप्शन के लिए भी एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइवेट की का। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये दोनों एक ही की से की जाती है। नॉन सिमेट्रिक में क्या होता है, इसमें जो है पब्लिक की इनक्रिप्शन के लिए, प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए, एंड वाइस वर्सा है, यानी प्राइवेट की भी इनक्रिप्शन के लिए और पब्लिक की डिस्क्रिप्शन के लिए। मतलब इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दो अलग अलग की इस्तेमाल की जाती है, उसको नॉन सिमेट्रिक बोलते हैं। और हैशिंग एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि किसी भी वेरिएबल लेंथ के इनपुट को फिक्स्ड लेंथ इनपुट में डाइजेस्ट करके एक नया कोड जनरेट करता है। बेसिकली इसका डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो कौन कौन से एल्गोरिथम होती है बेसिकली आप जान जाइए। इसमें जो एल्गोरिथम होती है वो DES, ठीक है। उसके बाद आती है आपका 3DES, 3 गुना मतलब हाई सिक्योर होती है, स्ट्रांग होती है। फिर AES आ जाती है। फिर उसके बाद में जो है, अब ये देखिए ये जितने भी होते हैं ये तीनों एल्गोरिथम मैंने बताया। एक ट्रॉविस भी होती है, एक ब्लोविस भी होती है। ये सारी एल्गोरिथम जो क्या होती हैं, ब्लॉक साइफर होती है। ब्लॉक साइफर से का मतलब हमारा है यहाँ पे कि जो डेटा होता है वो ब्लॉक यानी 64 हो गया, 32 हो गया, ऐसे ब्लॉक्स में डेटा को क्या किया जाता है, इंक्रिप्शन किया जाता है। और स्ट्रीम साइफर का क्या होता है, बीट ऑब्लिक बाइट, बीट बाय बीट या बाइट बाय बाइट डेटा को इंक्रिप्शन किया जाता है। जिसमें आपको कुछ एल्गोरिथम हैं जो आती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 20 एक एल्गोरिथम है, फिर RC4 है। इस एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद आती है सिमेट्रिक वाले में, तो आप RSA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम होती है। फिर DSA भी होती है। ये एल्गोरिथम क्या होती है हमारी, ये भी ब्लॉक साइफर होती है। बिट साइफर का मैंने नाम बता दिया है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के लिए SHA-1, SHA-2, 3 ऐसे वर्जन इनका चलता है। तो ये एल्गोरिथम आप याद कर लीजिए कि कौन सी होती है। आपको मैंने बताया बीट स्ट्रीम साइफर में मोस्टली यही होती है। एक सालसा करके भी एक आती है, सालसा, ये भी एक एल्गोरिथम होती है। ये तीनों एल्गोरिथम जो है क्या मानी जाती हैं, स्ट्रीम साइफर। इसमें जो है इंक्रिप्शन बीट बाय बीट या बाइट बाय बाइट किया जाता है। लेकिन ब्लॉक साइफर में हम देखते हैं कि ब्लॉक ऑफ बाइट यानी लगभग 64, किसी में 56 भी होता है, 32 ब्लॉक्स बिट में एक साथ इंक्रिप्शन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ब्लॉक साइफर, ठीक है। तो अब इस बार पहले 2018 में DESC के बारे में पूछा था। हो सकता है अगली बार ASC के बारे में पूछ दे, ट्रॉविस के बारे में पूछ दे, ब्लोविस के बारे में पूछ दे, तो आपको रेडी होना पड़ेगा। RSA के बारे में पूछ दे, DSC के बारे में पूछ दे, ये सब ब्लॉक साइफर हैं। मैंने बोल दिया बीट स्ट्रीम साइफर के लिए बस ये 3 एल्गोरिदम हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टीलिंग द आइडियाज़ आर स्टीलिंग द क्रिएशन ऑफ अदर्स। इसमें क्या है कि ये बताना चाह रहा है कि किसी के आइडिया को या किसी के क्रिएशन को आप चुराकर उसको अपना नाम दे देते हैं, क्लेमिंग कि ये मैंने बनाया है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है, और विदाउट क्रेडिटेड देम, और आप उसको क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके की जब भी कोई बात होती है तो उसको कंप्यूटर की भाषा में एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है प्लेगरिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर किसी का कोई कंटेंट है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वीडियो हो, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा हुआ है और उसको बता भी नहीं रहे हैं कि हमने इसको कहाँ से लिया है, इस तरीके का अगर आप करते हैं तो ये साइबर क्राइम के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। आपको जेल भी हो सकती है, ये ऑफेंसिव है, हमारे इंडिया में क्राइम है। तो इसको कंप्यूटर की भाषा में इसको हम एक वर्ड देते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। तो ये रहा 15 क्वेश्चन जो हमारे 2 टॉपिक से आए हुए थे, DBMS और साइबर सिक्योरिटी से, ठीक है। तो
तो आई होप कि आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। एक तो आपका पेपर सॉल्व हो गया और उससे रिलेटेड मैंने जितना हो सकता है मैंने आपको टॉपिक बताया है, उससे कुछ जो जितना हो सके मैंने आपको बताया कि क्या इसका मेन पॉइंट है। उससे रिलेटेड टॉपिक को किया कि भविष्य में अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप रेडी रहेंगे उसका आंसर देने के लिए। ओके, तो थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली सीरीज जब आएगी तो हम आपसे बात करेंगे। अगली वीडियो में हम बहुत जल्द लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि इस बार जो है सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस किया जाए। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग से मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आगे बने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।